हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं काय एडू। ये मैंने क्लास 12th को कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के, ये जिनमें बच्चों को ज़्यादा डाउट्स थे उनके सॉल्यूशंस हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आप पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन था कि आपकी एक चार्ज रिंग है और चार्ज रिंग की वजह से कोई एक पॉइंट P है जो कि उसकी एक्सिस ऑफ द रिंग कहते हैं इसको, जो सेंटर से जो सीधी लाइन निकलती है एकदम, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। उस पर एक पॉइंट है P और इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि क्या होगी। तो इसमें क्या होगा कि मैं कोई भी दो रैंडम DQ चार्जेस ले लूंगा इस पूरी की पूरी चार्ज रिंग में से, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट, और इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर क्या बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी और इस DQ की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये एंगल बना रही है थीटा, और ये भी एंगल बना रही है थीटा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो जो D है, इसके दो कंपोनेंट होंगे जो रेड वाली आपको दिख रही है, एक होगा DE साइन थीटा, एक होगा DE कॉस थीटा। और जो आपका ये ब्लैक वाला D है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, DE कॉस थीटा और DE साइन थीटा। ये आपको निकालना आता होगा। तो आप देखोगे कि DQ की इन दोनों की वजह से, जो कि मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट लिए हैं, इनका जो DE साइन थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट कर देगा तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जो भी आएगा, वो आएगा केवल इस कंपोनेंट की वजह से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, DE cos थीटा की वजह से आएगा। तो यानी केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पर बनेगी वो इनकी वजह से ही बनेगी, जो cos थीटा वाले कंपोनेंट है। अब खाली यहाँ पर DQ कंपोनेंट नहीं होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे, उन सबकी वजह से ऐसा ही बनेगा आपका। और हमेशा जो आपका DE साइन थीटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमेशा जो काम में आएगा वो केवल DE cos थीटा ही आएगा। तो हमें इस DE cos थीटा का ही फायदा उठाना है। तो यहाँ पर DE साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और DE cos थीटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाने में हेल्प करेगा केवल। तो यानी अब यहाँ पर बहुत सारे DQ हैं इस पूरे के पूरे चार्ज रिंग में, तो उन सब की वजह से क्या आएगा, आपका DE cos थीटा आएगा। तो पूरे के पूरे चार्ज पूरे के पूरे इस लेंथ पर हो गए, और जो ये लेंथ है पूरा का पूरा, ये है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट P जो होगा आपका, हम लेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द आपका रिंग है, और DE cos थीटा, क्योंकि DE cos थीटा आपका कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में। उसके बाद DE का फॉर्मूला क्या होता है, K dQ बाय R स्क्वायर। DQ आपका चार्ज है, R उसका डिस्टेंस है, और K आपका कांस्टेंट है, जो कि होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होगी, जो कि होता है DQ बाय DL। तो लैम्डा आ जाएगा आपका DQ बाय DL आ जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये इसका जो रेडियस है वो A है, और इसका जो ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये x होगा सेंटर से P पॉइंट का, और जो DQ का डिस्टेंस होगा P से, वो होगा आपका R। तो आपका जो लैम्डा है वो होगा DQ बाय DL। इसके बाद आपका जो DQ होगा वो लैम्डा इंटू में DL हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E, जो कि हमने पहले लिखा था 0 से लेके 2π DE cos थीटा। हम DE की वैल्यू रखेंगे K dQ बाय R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू होगी, आप ट्राइंगल में देख लीजिएगा, वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन में R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बस केवल आपको जो भी जिसका भी आपको DQ की जगह लैम्डा DL रख लेंगे, R इंटू R स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सारी K लैम्डा x और R क्यूब है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, तो DL आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DL L होता है, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट और नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, और फिर इसके बाद L की जगह पर 2π लिखेंगे, जो कि अपर लिमिट है, माइनस फिर L की जगह पे 0 रखेंगे, जो कि लोअर लिमिट है आपकी। उसके बाद 2π माइनस 0 2π A ही होता है। R की वैल्यू जो होती है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर निकल जाएगा, और उसका भी क्यूब था तो ये क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है 3/2, तो रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो x है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, और जो x है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेरेटिवली A।
तो यानी अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत ही बड़ा बिग नंबर है इसके हिसाब से, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही होगा। तो आप अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखोगे, ए को हटा दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स क्यूब। उसके बाद एक एक्स से एक्स क्यूब यहाँ कट जाएगा तो के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है आपके सर्कुलर रिंग में और उसकी वो एक्सिस पर है, तो जो सर्कुलर रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैंने असाइनमेंट में दिया था। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी और अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें बोला गया है कि आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर को कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि उसका आधा पार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता है और आधा पार्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म तो है, बट जहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में जाती है, और आपके जो नेगेटिव वाला पार्ट में जो नेगेटिव डायरेक्शन में है आपका आधा सिलेंडर, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नेगेटिव की डायरेक्शन में ही जा रही है। मतलब यहाँ से भी इधर की तरफ जा रही है और यहाँ से भी इधर की तरफ जा रही है, तो दोनों तरफ से आउटवर्ड जा रही है। तो आपसे पूछे हुए थे इसमें कुछ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि जो साइड ऑफ द सिलेंडर है उसमें फ्लक्स क्या होगा। तो साइड ये है आपकी, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसकी साइड है। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इसका सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, कैसा भी होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो इसके पीछे बनेगा एंगल 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट एस, यानी E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और S होता है आपका सरफेस एरिया। तो और डॉट प्रोडक्ट में आपका आता है कॉस थीटा आता है, और अगर थीटा आपका 90 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो आपका यहाँ पर फ्लक्स ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा हुआ था, फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर E इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा S3, हेंस E डॉट डेल्टा S3 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द फ्लक्स आउट ऑफ द साइड ऑफ द सिलेंडर इज जीरो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा हुआ है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, और ये क्वेश्चन बढ़िया पूछ रखा है। देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है। इसमें बोलेंगे कि दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऐसे केस में आपका जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, और उस केस में आपका जो नेट फ्लक्स है वो जीरो आएगा। बट इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साइड में ही जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो E है ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और जो आपका सरफेस एरिया वेक्टर है वो भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और राइट हैंड साइड पे वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और आपका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर पहले मैं सरफेस एरिया निकाल लूंगा। देखिए क्रॉस सेक्शन जो सरफेस एरिया है उसका वो तो दोनों का ही बराबर रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, तो पाई इंटू में 0.05 का होल स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका E और डेल्टा S2 दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी माइनस आई डायरेक्शन में, आई नॉट डायरेक्शन में होंगे, आपके आई कैप डायरेक्शन में होंगे। तो E डॉट डेल्टा S2 आप करोगे, E भी नेगेटिव और आपका डेल्टा S भी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द दिस डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा आपका ये। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और आई डॉट आई हमें पता है 1 के बराबर होता है। देखिए अगर आपको सीधे डॉट प्रोडक्ट करना है आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको E डेल्टा S2 कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, वहां पर आपको थीटा जीरो रखना पड़ेगा और आएगा तो आपका यही आएगा। तो आपका जो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो आपका जो फ्लक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो आ जाएगा 1.57। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम क्या निकाल देंगे, आपका फ्लक्स निकाल लेंगे। इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, दोनों ही आई डायरेक्शन में रहेंगे, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, और ये आपका जैसे ऊपर आया था बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.57 न्यूटन मीट्रिक पर कूलम आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर। तो दोनों फ्लक्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीट्रिक स्क्वायर पर
कूलम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा था उसमें ये पूछा था कि आप नेट चार्ज बताइए कि इस सिलेंडर के अंदर कितना होगा। तो गॉस लॉ से हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वहां से Q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में फ्लक्स। तो यहाँ पर हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू में फाई जो कि आपका फ्लक्स है जो कि ऊपर आया 3.14, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5th। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गोसाइन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन एज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब एक्सक्लूडिंग बॉटम एंड रूफ। तो इस तरीके से आपका एक गोसाइन सरफेस है कि वो क्यूब है, क्योंकि क्लोज्ड है तो गोसाइन सरफेस हो सकता है। तो क्यूब के सेंटर में चार्ज रखा गया है 2.0 माइक्रोकूलम, और आपसे बोला गया है कि अगर मैं इसका रूफ और बॉटम हटा दूं तो इसकी जो साइड्स, जो भी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो आप अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है कि जो क्या आपका क्या होता है, फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, Q नेट चार्ज होता है और ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो यहाँ से मैं पहले क्या निकाल लूंगा, फ्लक्स निकाल लूंगा टोटल। तो टोटल चार्ज आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो के लिए मैंने 10 की पावर -6 लगा रखा है, और एप्सिलॉन नॉट है आपका 8.854 10 की पावर -12। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व देख लीजिएगा मैंने कैसे किया है। पहले ये 10 की पावर -6 -12 हो जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से एक 10 निकाल के 2 को दे दिया तो 20 अपॉन में 8.854 हो जाएगा। 20 को 8.854 से आप करोगे तो लगभग 2.2 के आसपास आपका आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो 2.2 10 की पावर 5 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि जो ये फ्लक्स निकाला है मैंने, 5 टोटल निकाला है, ये 6 की 6 सर्फेसिस से निकाला है। तो मैंने आपसे केवल 4 सर्फेसिस से पूछा है, तो 4 सर्फेसिस में से कितना बहेगा, वो 4 सर्फेसिस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये पूरा 6/6 का है, मतलब 6 में 6/6 1 हो जाता है। तो ये पूरा 6/6 का है, पर मैंने आपसे 4 में से पूछा है कि 4 वॉल में से कितना जाएगा। तो आप ये जो पूरा फ्लक्स निकला है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/6 से, तो आपको आपका आंसर आ जाएगा कि जो आपके 4 वॉल्स होंगे क्यूब के साइड के, उनमें से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो याद रखिएगा, एक सरफेस बोलेंगे तो यहाँ 1/6 कर देंगे, अगर 2 वॉल्स बोलेंगे तो 2/6 कर देंगे, 3 वॉल बोलेंगे तो 3/6 कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि कितने बोलेंगे। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, उसमें से केवल एक साइड में से ही निकालना है, तो उसमें आप 1/6 करोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि 2 बॉडीज हैं, मान लीजिए A और B बॉडीज हैं आपकी, और A से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के B में जा रहे हैं। तो हर 0.5 सेकंड में 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं A टू B पर। तो बोला है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो अगर ऐसे ही चार्ज आते रहे तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज बनने में दूसरी बॉडी में। मतलब A है आपका और B है आपका, A से B पर जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, और वो भी कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। तो आपसे बोला है बी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज कितने टाइम में आ जाएगा, ये पूछा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये चार्ज लेके कूद रहा है इस पे। तो 1 कूलम चार्ज बी पर कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 0.5 सेकंड में 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऑब्वियसली बात है 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेकंड हो जाएगा, तो इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 सेकंड में आपके जा रहे हैं 2 × 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम यहां पता लगाएंगे कि 1 कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो Q आपको 1 कूलम बनाना है तो 1 रख देंगे यहाँ पर। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी खुदवाने हैं आपको, और E है फंडामेंटल चार्ज जो कि होता है 1.6 10 की पावर -19। यहाँ से 1.6 इसको नीचे ले जाएंगे, 1/1.6 होता है 0.625, और ये ऊपर जाकर 10 की पावर 19 हो जाएगा। एक 10 इनको दे देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18 = N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे 6.25 10 की पावर 18, यानी इतने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 1 सेकंड में कितने चार्ज कूदने हैं और आपको कितने चार्ज कूदवाने हैं 1 कूलम बनाने के लिए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो 8th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे फॉर्मूला बनाते हैं वही है यहाँ पर। टोटल इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने हैं और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में आपके 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। बट ये जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि आपको जो रेट दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.125 10 की पावर 10 सेकेंड्स।
अब मैंने आपसे आंसर पूछा था ईयर्स में, ना कि सेकंड में, तो आप इस सेकंड को ईयर्स में चेंज करोगे। तो ईयर्स में कैसे चेंज करेंगे इसको, तो जो भी सेकंड में टाइम आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे कि एक साल में कितने आपके सेकंड होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक साल में 365 ही दिन होते हैं, तो 365 हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो मैंने कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो पहले मैंने 2 जीरो से 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 होता है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो 10 - 2 आपका 10 की पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 315360 और ऊपर है 31.25। मैंने 10 की पावर 8 को लिख दिया 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा 312500। अब देखो कि इनके बीच में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है और इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो आंसर को। तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.99 ही आएगा, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा है किससे, ऊपर वाले से। तो ये आपका 0.99 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 3। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो पूरा टाइम लगेगा 990 साल लगेंगे एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, अगर ए से बी पर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इन 0.5 सेकेंड।